मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र हो तो लोकतंत्र में आपको वोटर्स की ताकत बढ़ानी चाहिए। आपको वोटर्स को भिखारी नहीं बनाना चाहिए। फिर वो ये भी तय करेगी, अगर वो सबल बन गई तो वो तर्क करेगी, और वो तर्क पर की कसौटी पर खरे उतरेंगे आप, तब तो आपको वोट देगी, नहीं तो वो मोदी को भी दे सकती है। 1000 रुपये जीतने से पहले मिलेंगे और 2100 चुनाव जीतने के बाद। मतलब कि आप ये डिसाइड कर रहे हो कि भाई वोट मुझे दो तभी आपको मिलेगा। और आपने 2100 रुपये का शगुन पकड़ा दिया। असर उनके नाटकों का कितना असर पड़ता है और वो नाटक में कितने प्रवीण हैं, इसका असर पड़ता है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं उसको लेकर दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन में आएगी? लेकिन आपने भरोसे का कर दिया, ये इनका सबसे बड़ा अपराध है। और उसी पर पर्दा डालने के लिए ये 2100 की चाल, 1000 रुपये की चाल, ये सब चली जा रही है। अब जब सर इस समय जब ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं तो इसकी भी तो प्लानिंग होगी, पैसा आएगा कहाँ से? कोई भी जादू दुनिया का ऐसा नहीं होता कि अगर आपको किसी से पैसे ले रहे हैं तो वो जादू में हवा में पैसे आते हैं, कहीं न कहीं से आप उसे लेते हैं। उसको भी मोदी की तरह उसको भी पता है कि किसी भी घटना को इवेंट कैसे बनाया जाए। दिल्ली में क्या इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही चर्चा हो रही है? क्या कांग्रेस को नकारा जा रहा है कहीं? लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल है ये। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में से आप संभल चले जाते हैं, वोट बैंक के चक्कर में ही तो जाते हैं। दिल्ली भी तो जाओ कभी वोट बैंक के लिए। सर आपको नहीं लगता कि आजकल दिल्ली में जो क्राइम की ज़्यादा खबरें आने लगी हैं अचानक से? अब एक जर्नलिस्ट होते हुए सर मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ, आप इसे महसूस कर रहे हैं? जर्नलिस्ट के तौर पर हमेशा हर चीज़ को शख्स की निगाह से देखना चाहिए। हमें सिखाया जाता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो कह रहा है वो हमारी खबर नहीं है, खबर ये है जो वो नहीं कह रहा है। दिल्ली दंगों का जो मास्टर माइंड था ताहिर हुसैन, उसे ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया है। आप क्या कहेंगे सर इस पे? नमस्कार, मैं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। आज बात करेंगे चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां फ्री की रेवड़ियां बांटने में लगी हुई हैं, ये लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए कहाँ तक सही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जर्नलिस्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। सर जो चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने एक नया सिगुफा शुरू कर दिया फ्री की रेवड़ियाँ बांटना, ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र हो तो लोकतंत्र में आपको वोटर्स की ताकत बढ़ानी चाहिए। आपको वोटर्स को भिखारी नहीं बनाना चाहिए। आप उसको आदत डलवा रहे हैं कि हर महिला 1000 के लिए आपका मुंह ताकेगी, तो आप ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने इस योजना का नाम रखा है महिला सम्मान योजना। ये महिलाओं का सम्मान है, आप उसे पैसे में खरीद रहे हैं। आपको चाहिए था सिलाई कढ़ाई या किसी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स का जो काम होता है वो, आप उन्हें कुछ लिखाते पढ़ाते, वो अपने दम पर खड़ी होती और कुछ करती, तो आपने उनको सबल बनाया। लेकिन आप तो चाहते हो कि वो निर्बल बने, आप तो चाहते ही नहीं ना कि वो सबल बने। अगर वो सबल बन गई तो आपके वोटर नहीं रहेगी। फिर वो ये भी तय करेगी, अगर वो सबल बन गई तो वो तर्क करेगी, और वो तर्क पर की कसौटी पर खरे उतरेंगे आप, तब तो आपको वोट देगी, नहीं तो वो मोदी को भी दे सकती है। तो आप ये नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं उसको मानसिक रूप से गुलाम बना लो, उसको 1000 की रेवड़ी बांटो, 1500 की, 2000 की। अभी उन्होंने कहा कि ये जीतने से पहले का है, 1000 रुपये जीतने से पहले मिलेंगे और 2100 चुनाव जीतने के बाद। मतलब कि आप ये डिसाइड कर रहे हो कि भाई वोट मुझे दो तभी आपको मिलेगा। और आपने 2100 रुपये का शगुन पकड़ा दिया और आपने ये सपना दिखा दिया कि मुझे जिताओ। इससे क्या संदेश गया कि आप डर रहे हैं, आम आदमी पार्टी डर रही है कि इस बार मामला कुछ और है। तो इसलिए, और आम आदमी को पता है पार्टी को कि दिल्ली जैसे महानगर में अगल बगल के स्टेट्स के जितने लोग आते हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनके लिए भी 2021 बहुत बड़ा
पैसा है। ऑटो वालों को बोला है कि आपकी लड़की की शादी में हम 1 लाख रुपए देंगे। ये बहुत चालाकी से ये सब किया हुआ है। वो क्यों? क्योंकि अगर वो देंगे तो ऑटो वाला अपने रिक्शे के पीछे केजरीवाल का पोस्टर भी चिपका देगा और वो ऑटो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उसका ऐड होगा। तो सर इस पर एक सवाल बनता है, क्या चुनाव से पहले आप वोट खरीद रहे हैं सीधे सीधे? आप अभी नोटिफिकेशन निकला नहीं है इसलिए उन्होंने ये सब कर दिया। ये चालाकी है, उसके पहले कर दिया इन्होंने और वादा कर दिया कि 2100 का देंगे। सपोज कर लीजिए ये अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो वोट तो एक आदमी का एक ही वोट तो होता है। सर कर तो रहे हैं दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी सभी जगह। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने 2100 का है, किसी ने कह दिया मैं 4100 दूंगा या 5100 दूंगा, या किसी ने कह दिया मैं 11000 दूंगा, ये ठीक है क्या? यानी पैसे की मंडी में वोट बिक रहे हैं। अब इसका मतलब ये हो गया। तो सर ये मतलब कि ये इस श्रेणी में आएगा नहीं आएगा कि आप वोट खरीद रहे हैं? प्रकारांतर से तो वही है, लेकिन आपने नोटिफिकेशन के पहले आपने कर दिया। आप याद करिए कि जब बैलेट बॉक्सेस से वोट डलते थे तो तब भी होता था, आज भी होता है, कई बार पकड़ा जाता है। वोट डलने के 2 दिन पहले रुपए बांटे जाते हैं। उसको कहते हैं कि आपने कहते हैं कि हाँ वोट खरीद लिए गए, पैसे बांट दिए गए, लेकिन ये क्या है? ये भी तो वही है, प्रकारांतर से तो ये भी वही है। तो इस तरह की व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए और वो तभी ख़त्म होगी जब आदमी जो वोटर है वो तार्किक स्तर पर ये सोचेगा, तर्क के साथ सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं। सर जब फ्री की रेवड़ियाँ जब बांटी जाती हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के बाद जो सरकारें बनती हैं तो उन सरकारों पर क्या भरोसा किया जा सकता है कि वो कितना डेवलपमेंट करेगी या वो भविष्य को किस दिशा में लेके जाएगी? मैं एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब में मान सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार। उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1,000 रुपये देंगे सारी महिलाओं को। अभी तक दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी। 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में थे वो ऑलरेडी। और जब सरकार बन गई तो वो मोदी के पास आए मुख्यमंत्री मिलने के लिए और कहा कि मुझे 50,000 करोड़ उधार दे दीजिए। और वो नहीं, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर कहते हैं कि हाँ, ये केंद्र जो है राज्य को मदद नहीं कर रहा है, मोदी ने पैसे नहीं दिए। तब आप आरोप लगाइए। और गाली तो आपको वैसे भी मोदी को देनी केंद्र को देनी है, मतलब चाहे वो पैसे दें या ना दें। अगर पैसे देंगे तो आप कहेंगे कि वो तो मेरा अधिकार था, और पैसे ना दें तो आप कहेंगे कि वो चाहते नहीं कि हमारा जिस स्टेट में उनकी पार्टी की सरकार ना हो उसका विकास हो। लोगों और कुछ भी हो गड़बड़ तो लोगों से जाके कहेंगे कि देखो मैं तो मांग रहा हूँ, पैसे दे ही नहीं रहे। आप ये नहीं बता रहे हो कि आप 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में हो। तो अगर आप इलेक्शन जीत के आने वाले हो तो आपको सबसे पहले पब्लिक को बताना चाहिए कि 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है ये किन सरकारों का है, किन चीज़ों पर है। और आपको अपनी भी सरकार का हर साल बताना चाहिए कि मैंने उस राशि में बढ़ोतरी की है या उसे घटाया है। आप कर्जा घटाना भी तो आपका ही कर्तव्य है। तो आपने कितना काम किया है इससे पता चलेगा। सर जब ये बात सामने आई थी कि दिल्ली की सरकार महिलाओं को 1,000 रुपये देगी, तो जितनी भी महिलाएं दिल्ली में इस 1,000 रुपये को इसका लाभ उठाएंगी, तो जर्नलिस्ट इंडिया के सूत्रों से ये खबर आई कि जो दिल्ली का वित्त विभाग है वो इसको अतिरिक्त बोझ मान रहा है। तो ये कहाँ से सरकार इस पैसे को लेके आएगी? समस्या यही होती है कि अभी दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसने अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार डांटा था इनको कि आपने ऐड पर आपने जितना खर्चा किया है उतना तो बनाया नहीं है। उतना आपने दिल्ली जल बोर्ड पर भी नहीं खर्चा किया है। पानी की निकासी, पानी का अभी देखिए बारिश हो जाती है तो कहाँ पानी की निकासी होती है। आप क्या करते हैं फिर उस समय कहते हैं नहीं ये उनकी जिम्मेदारी, उनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही देख लीजिए। एक दूसरे के ऊपर आप ठोकते हैं। हर साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी तब तक कांग्रेस को जिम्मेदार मानती थी जब तक अमरिंदर सिंह की सरकार थी पंजाब में, और जैसे ही इनकी सरकार आई तो वो मुकर जाते हैं, कहते हैं पराली वहाँ से, अब तो वो कहीं और से आ रहा, हरियाणा से आ रहा। क्यों? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है इसलिए। ये सब बड़ी वैसी बातें हैं, लोग धीरे धीरे समझते हैं। मुझे लगता है 2100 का जो वादा है आम आदमी पार्टी वो शायद यही देखते हुए है, क्योंकि इस बार शायद उनको अपनी स्थिति डांवाडोल लग रही है।
क्योंकि कभी न कभी वोटर ये सवाल करता है कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसने सपने दिखाए थे लोगों को, जिसने एक गांधी खड़ा कर दिया था रामलीला मैदान में। उस गांधी के पीछे चला नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन ये कौन सा आदमी है जिसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और जिसने 172 करोड़ का बंगला बनवाया। वही तो आदमी सोचता है, ये इस पर सवाल करता है आदमी, और उसके बाद जब सोचता है तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। सर, दिल्ली में ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो शराब घोटाला इससे पहले उजागर हुआ था, उसमें दिल्ली के कई बड़े नेता जेल गए थे, तो आम आदमी पार्टी के लिए वो कितना बैकफुट में लेके आ सकता है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि जब वोट मांगने जाते हैं नेता, तो असर उनके नाटकों का कितना असर पड़ता है और वो नाटक में कितने प्रवीण हैं, इसका असर पड़ता है। आप कितना अच्छा नाटक कर लेते हैं, अब केजरीवाल खड़े होकर कहते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे ये कर दिया, जेल भेज दिया, देखिए ऐसे बस। अब सवाल ये है, जेल भेज दिया ठीक है, लेकिन आप ये आरोप लगाते हैं कि आपको ज़बरदस्ती भेज दिया। कोर्ट में कोई बात साबित करनी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर मुकदमा कायम हो गया है तो अब जब तक जांच चल रही है तब तक तो आप जेल में रहोगे और मुकदमा चलता रहेगा। ज़मानत हो, इन सारे लोगों की ज़मानत हुई है, ये कोर्ट से बरी नहीं हुए हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि उसको भी, मोदी की तरह उसको भी पता है कि किसी भी घटना को इवेंट कैसे बनाया जाए, तो उसको मेगा इवेंट बना देते हैं कि हम जेल से छूट रहे हैं, तिहाड़ जेल से, तो इतना बड़ा इवेंट बना देते हैं कि जेल से छूटना कितना मतलब कि दुख की बात होती थी, लोग शर्मसार होते थे। और वो कोशिश करते हैं कि सुबह अगर हो 10-11 बजे छूट जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, रात हो जाती तो कहते हैं कल छोड़िए मुझे। क्यों? क्योंकि अगर 10-11 बजे छूट गए तो दिन भर का प्लान रहेगा यहाँ के टीवी चैनलों का, बस लाइव चलता रहेगा, आपका चेहरा दिखता रहेगा, आप गले में फूलों की माला लेकर, और आप वी की शक्ल में अपनी उंगलियों को दिखाते हैं जैसे आपने कोई मैदान जीत लिया हो। अरे भाई, तुम ज़मानत पे छूटे हो, तुम्हारा दोष ऐसा नहीं है कि तुम्हें उससे बरी कर दिया गया है, अपराध से नहीं बरी किया गया। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं उसको लेकर दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन में आएगी? पिछले अगर 10 साल का दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज देखा जाए तो बहुत संशय है मुझे लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा, उस सोच में शायद परिवर्तन हो। लेकिन सच बात ये है, कड़वा सच ये है कि लोग इस पर बिक जाते हैं। कोई 1000 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है। केजरीवाल ने करीब 450 ऐसे लोगों को नौकरियां दी थी। जो कोई ड्राइवर है तो उसकी पोस्ट है रिसर्चर, तो 75,000 ड्राइवर है और उसकी सैलरी कहीं और से आ रही है, और कोई उसके लिए कोई वांट नहीं मतलब निकली, कोई डिजिग्नेशन, कोई उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आया था। 2 लाख की सैलरी किसी को मिल रही है, कोई रिसर्चर के नाम पे है लेकिन कुछ और काम कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मतलब अब जिसको 2 लाख की सैलरी मिली 10 साल, तो वो तो वोट देगा ही देगा कि मेरा अगला 5 साल तो मेरा यही चला रहे हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली थी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, उसी की नींव खड़ी कर ली उन्होंने। मतलब जिस दलदल को साफ करने आए थे उसी दलदल में धंसे जा रहे हैं। सबसे बड़ा दोष क्या है इस पार्टी का? सबसे बड़ा दोष ये है कि देखिए, कोई जन आंदोलन होता है ना हमारे देश में। अब इससे पहले एक जन आंदोलन हुआ था जयप्रकाश जी के समय में, इमरजेंसी के खिलाफ, जेपी। जब उसके पहले गांधी जी के समय में होता रहा था कि जब एक आदमी उठकर खड़ा हो जाता था उसके पीछे लोग चल देते थे। जेपी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग जानते हैं कि पटना के गांधी मैदान में जब उनकी सभाएं होती थी तो क्या आलम होता था। इसी तरह से इन्होंने एक और महात्मा को खड़ा कर दिया। ये धोखा इन्होंने जो किया है ना, ये सबसे बड़ा अपराध है। लोग अपने घर से निकलते नहीं हैं आंदोलन के लिए, लेकिन वो आंदोलन ऐसा था, मैंने कवर किया है, मैंने लाइव किया सर, हमने भी कवर किया है। जर्नलिज्म की हमारी शुरुआत थी तो हमारा दिन रामलीला मैदान में ही गुजरता था। तो मुझे ध्यान है कि लोग घर से निकल रहे थे, स्वतः स्फूर्त भीड़ थी,
खुद से घर निकल रहे थे, घर से बाहर, खुद से और निकल रहे थे। लाइन से एकदम, और उसमें हर बड़ा अनुशासन था उस हाँ, आंदोलन और में। बड़े हर स्टेटस का आदमी था, औरतें थी, बुढ़े थे, बच्चे पूरे थे, वो देश से सब लोग आ रहे थे सर वहाँ। ये इसको देखने में जो आनंद आ रहा था ना, शायद सन 75 में हम लोग बच्चे थे, तो शायद हमें नहीं पता था कि जेपी का आंदोलन कैसा रहा था, या सन 47 के पहले कैसे गांधी आंदोलन का रहे होंगे। एक बूढ़े अशक्त आदमी का, जो इतना बलवान आदमी था, उसका आंदोलन कैसा रहता होगा। लेकिन जो हमने इसमें उसका एक उदाहरण देखा, इनकी गलती ये है कि इन्होंने ऐसे भरोसे का कत्ल किया है। आपको इतना बड़ा भरोसा मिला था, आपने महल एक बना लिया, खुद का महल बना लिया। 9-10 लाख का कमोड, 14 लाख के पर्दे। लानत है ऐसी जुबान पर। अरे मत बोला होता कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कहते सब ना, राजनीति कर रहे थे, आप भी राजनीति हाँ, करने आप आते। भी करो ना, दुनिया जनता करती है, को तो आप भी- पता आप भी होता। कर- लेकिन आपने भरोसे का कत्ल, ये इनका सबसे बड़ा अपराध है। और उसी पर पर्दा डालने के लिए ये 2100 की चाल, 1000 रुपए की चाल, ये सब चली जा रही है। तो नतीजा चाहे जो हो, लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं, तो नतीजा चाहे जो हो, लेकिन ये बहुत गलत था। क्योंकि अब कोई जन आंदोलन 25-30 साल में फिर से उभरेगा, इनके खिलाफ उभरेगा। हाँ, किसी के भी खिलाफ हो। मतलब आप सोचिए, सन 75 के बाद ये कितने, मेरा ख्याल है 30-35-40 साल के बाद हुआ था। तो अब जो होगा जन आंदोलन, वो अब 25-30 साल बाद होगा। मतलब इतना बड़ा स्पैन अब लोगों को वेट करना पड़ेगा। जबकि जन आंदोलन, सच्चे जन आंदोलन होने चाहिए। ये किसान का आंदोलन जन आंदोलन नहीं है, ये कुछ बिजनेसमैन और दलालों का आंदोलन है। तो क्योंकि इसमें यूपी और बिहार के किसान तो हैं ही नहीं, इसमें तो पंजाब और हरियाणा के हैं गिने चुने लोग, उसमें भी कांग्रेसी हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि इनका सबसे बड़ा अपराध ये था, इन्होंने एक जन आंदोलन को अगले जन आंदोलन को भ्रूण रहते ही मार दिया। अब अगले जन पता नहीं आंदोलन हो, पे भी जनता भरोसा लोग करे तो भरोसा कैसे नहीं करे? करेंगे ना, लोग भरोसा नहीं करेंगे कि तुम भी वही हो, लोग यही कहेंगे। मतलब कोई भरोसेमंद इंसान आएगा, उसका भी आने से पहले ही आपको बड़ी बड़ी बातें करनी ही नहीं चाहिए। आपको सिंपल, लोग सब जानते हैं कि नेता झूठे होते हैं, तो आपने तो विश्वास दिला दिया, नहीं ये नेता सही है, और आप निकले वही। तो आपका सबसे बड़ा अपराध जो है किसी भरोसे का कत्ल करना है। वो भी आपने सिर्फ दिल्ली के लोगों को भरोसा नहीं दिलाया था। मैं इस बात का गवाह हूँ, विदेशों में रहने वाले मेरे बहुत से दोस्त, उन लोगों ने इन्हें चंदा दिया था अपनी तनख्वाहों से, छोटे छोटे पैसे निकाल के, और ये कह के, क्योंकि विदेशों में भारत की, मोदी की सरकार के पहले भारत की छवि बहुत ख़राब थी, और वो ये था कि करप्शन है, सपेरों का देश है, करप्शन है, मॉडर्निटी नहीं है, भिखमंगे हैं टाइप, इस तरह के, और भ्रष्टाचारी हैं बहुत गजब के, इस तरह की इमेज थी। मोदी के आने पर बदली है। और केजरीवाल के जब ये आने वाले थे, 2011-12 की बात है, तो उस समय बहुत लोगों को उम्मीद बन गई थी। विदेशों में जो बच्चे हमारे पढ़ते थे, IIT या IIM पास करके गए थे, लेकिन उनको इस बात का बुरा लगता था कि यहाँ के लोग हमारा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो उनको लगता था यार चलो एक आदमी है, इसको यार मदद करो। इनको बहुत पैसा आया विदेशों से इस चक्कर में, तो आपने उनके भरोसे का कत्ल कर दिया ना। आप भी अब जब सर इस समय जब ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो इसकी भी तो प्लानिंग होगी, पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा कहाँ से, वो ये बाद में देखेंगे। तो केजरीवाल तो कह रहे थे कि मैं जादूगर हूँ। हाँ, एक बात ये भी सामने आई कि वो कह रहे थे कि अभी 1000 रुपये देता हूँ और जीतने के बाद 2100 रुपये दूंगा, मैं जादूगर हूँ। कोई भी जादू दुनिया का ऐसा नहीं होता कि अगर आपको किसी से पैसे ले रहे हैं तो वो जादू में हवा में पैसे आते हैं, कहीं ना कहीं से आप उसे लेते हैं। तो जहाँ से लेते हैं वो कमी अगले 10 साल में क्या हो जाएगी, कौन सी कमी हो जाएगी, ये तो सोचो। लेकिन आपने सबको मूर्ख मान रखा। आप ये मानकर चलते हैं कि वो छोटे स्तर के लोग जो हैं, जो रोज़ की कमाई करके अपना पेट पालते हैं, उन लोगों के वोट पर आपका यकीन है और आप उनको बेवकूफ़ बनाते हैं।
भारत तो उनका भी है ना, देश तो उनका भी है ना। दिल्ली उनके में वो बच्चे भी भी रहे। अगले 10 साल में उनके बच्चे भी इसी देश में रहेंगे ना। विकास तो उनके लिए भी जो होगा। और आप दिल्ली के लोगों को उसमें लोनिंग में आप फंसा दे रहे हैं, विकास तो उनका रुक जाएगा। हाँ, खैर सर, जो भी है इस बात पे हम तो चर्चा ही कर सकते हैं और आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फ्री की रेवन्यू पर जनता भरोसा करती है या दूसरी पार्टियों को मौका देती है। सर, एक सवाल और है कि दिल्ली में क्या इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही चर्चा हो रही है, क्या कांग्रेस को नकारा जा रहा है कहीं? कांग्रेस की अपनी बड़ी मजबूरियाँ हैं। सांगठनिक तौर पर बड़ी कमज़ोर पार्टी है। यूपी देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए। दिल्ली में तो बहुत कमज़ोर है। हरियाणा में थोड़ी सी ताकतवर है, पंजाब में थी, अभी है मान लेते हैं क्योंकि इससे पहले तो उसी की सरकार थी। लेकिन जो सांगठनिक तौर पर कमज़ोरी है ना, वो धीरे धीरे आपको पूरे देश से बाहर कर देगी। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका सबसे बड़ा नेता। आपके सबसे बड़े नेता में जादू करिश्माई कुछ होना चाहिए। इंदिरा गांधी में थी। इंदिरा गांधी में लगता था कि हाँ, उसने कुछ करके ऐसा दिखाया भी था। 71 का वॉर जीता था, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में किया था, तो उसकी बम हो रही थी, तो इसलिए लोगों को यकीन भी था। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल है ये। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में से आप संभल चले जाते हैं, वोट बैंक के चक्कर में ही तो जाते हैं। दिल्ली भी तो जाओ कभी वोट बैंक के लिए। और जबकि दिल्ली में कांग्रेस का राज रहा है और कहते हैं कि दिल्ली को डेवलप करने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ बिल्कुल रहा है और बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली भी तो जाओ कभी, दिल्ली की गलियां भी तो छानो, लोगों से मिलो। सर, एक इसी में से एक सवाल और निकल के आता है। सर, आपको नहीं लगता कि आजकल दिल्ली में जो क्राइम की ज़्यादा खबरें आने लगी हैं अचानक से? अब एक जर्नलिस्ट होते हुए सर मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ, आप इसे महसूस कर रहे हैं? जर्नलिस्ट के तौर पर हमेशा हर चीज़ को शख्स की निगाह से देखना चाहिए। हमें सिखाया जाता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो कह रहा है वो हमारी खबर नहीं है, खबर ये है जो वो नहीं कह रहा है या वो जो छुपा रहा है। तो इसलिए अब मैं ये नहीं कह सकता कि दावा नहीं कर सकता कि ये बढ़ते हुए क्राइम पर इसका क्या मतलब है। पुलिस का तो काम होता है कई बार। मैं सर सिर्फ ये कह रहा था कि आजकल मुझे ऐसा महसूस हुआ है पिछले कई दिनों में कि दिल्ली में क्राइम की खबरें ज़्यादा आने लगी हैं। हो सकता है क्राइम हो रही हो, पहले भी हो रहे हो और खबरें ना आ रही हों, इस बीच में क्राइम की खबरों का आना थोड़ा सा संदेहास्पद भी लग रहा है। दिल्ली में अगर क्राइम की खबरें आ रही हैं तो इसका सीधा सा असर दिल्ली पुलिस पर पड़ेगा। लोग कहेंगे, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाएंगे जो केंद्र सरकार के अंडर है। तो मुझे लगता तो नहीं है, अब तो वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली में क्राइम तो वैसे भी होते ही रहे, बड़े बड़े क्राइम होते रहे, छोटे से बड़े। लेकिन अगर कुछ भी होता है, अगर इस तरह का हो रहा है तो वो केंद्र सरकार पर ही आता है, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। सर, अगर अभी देखा जाए दिल्ली चुनाव को तकरीबन 2 महीने के आसपास हैं, अभी होने हैं, तो इस समय आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, किसको आप ऊपर देख रहे हैं? जो सरकार 10 साल से कायम है, जाहिर सी बात है उसकी बम तो है ही, उसकी पकड़ होती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये वो सरकार है जिसके पास लैंड रेवेन्यू या पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये वो सरकार है। लेकिन ये भी है कि उनकी मजबूत पकड़ तो है ही। अगर वो 70 सीटों में से 66 या 67 सीटें जीत कर आते रहे हैं तो इसका मतलब पूरी की पूरी दिल्ली ही जीत ली उन्होंने। तो लाख गिरेंगे तो 35-40 में गिरेंगे, ऐसा मैं एक अंदाज़ा लेकर बता रहा हूँ, तो भी सरकार बना सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन है। चुनाव के देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चुनाव हो, वो हर चुनाव थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है सबसे। और किसी भी चुनाव में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी को अपर एज मिली हुई है, किसी भी पार्टी को, चाहे वो सरकार में। क्रिकेट और राजनीति में कभी कुछ भी नहीं कह सकते, कहा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कह सकते। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इलेक्शंस देखे, कवर किया, और कितने इलेक्शंस में मैंने देखा कि लोगों की भविष्यवाणियाँ आमतौर पे हर इलेक्शन में आजकल तो एग्जिट पोल भी गड़बड़ा जा रहे हैं, इसलिए कि वो फील्ड में तो उतरते ही नहीं।
तो इसलिए मुझे लगता है कि मज़ेदार होगा दिल्ली का इलेक्शन। सर एक सवाल और था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नई खबर आई अभी 2 दिन पहले। दिल्ली दंगों का जो मास्टरमाइंड था ताहिर हुसैन, उसे ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया है। आप क्या कहेंगे सर इस पे? अब चूंकि वो जेल में था तो केजरीवाल के सामने दिक्कत थी और काफ़ी प्रूफ भी थे उसके खिलाफ, तो उसको कैसे लेते, तो जाहिर सी बात है उसको कैच कर लिया AIMIM उसने, और रिलीजन के नाम पर। सर ये कितना जायज़ है? मतलब जायज़ क्यों है? नाजायज़ है। जेल से छूट कर, और भी वो भी मतलब जिसके खिलाफ इतने सारे प्रूफ हो, अगर कोई अपना उम्मीदवार बनाता है तो मतलब वो क्या बता रहा है? अगर ये कपिल मिश्रा ने इसको हिंदू को चुनौती वाली बात बोली है। ठीक है, अब वो इसका फ़ायदा उठाएंगे दूसरे लोग ये राजनीतिक बयानबाजी है। वैसे राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, क्योंकि वो भी, उसने भी उसे क्यों लिया? क्योंकि वो मुसलमान है। अगर ये है तो फिर उस पर बयानबाजियाँ भी धर्म के आधार पर होंगी। तो ये बड़ी मतलब बदसूरत शक्ल है राजनीति की, भारतीय राजनीति की। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है क्यों? क्योंकि ओवैसी अपने आप को एग्रेसिव दिखाते हैं, यही उनका मुस्लिम हितैषी दिखाते हैं। उनका मार्केट यही है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई मुस्लिम नेता है नहीं। इनकी भी हैदराबाद तक ही हदबंदी है, बस उसके बाहर नहीं है। तो इसीलिए ये दिखाते इसलिए हैं क्योंकि लोग अगर देखेंगे टेलीविज़न पर उनको इस तरह की बातें करते हुए तो सोचेंगे ये तो हमारा अपना हितैषी है, ये मेरा। और मुस्लिम अगर उस तरह से उनकी सोच है तो वो कैच करते हैं तुरंत। उनको लगता है मेरे खिलाफ कुछ होगा तो ये आदमी खड़ा है। तो ये थी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली पर एक छोटा सा विश्लेषण हमारा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जर्नलिस्ट इंडिया को टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, या आने वाले समय में बाकी बीजेपी, कांग्रेस या और भी पार्टियाँ जो भी रेवड़ियाँ बांटेंगी, उसको दिल्ली की जनता किस तरह से लेती है, और आने वाले समय में दिल्ली में किसकी सरकार आती है। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।